Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी 6 जनवरी 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नामांकन किया। पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा फिर से गर्म हुआ। नवजोत सिद्धू ने तेवर कड़े किए तथा भारतीय सैनिकों से डरकर भागा विंटर ओलंपिक का फ्लैग बेरर कर्नल भाबाओ। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर की सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। उनका नामांकन भरवाने गृह मंत्री अमित शाह भी गोरखपुर पहुंचे। नामांकन से पहले चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन के साथ भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतने की राह पर आगे बढ़ गई है। अमित शाह ने कहा, पूर्वांचल की पहचान जो माफियाओं से होती थी, योगी आदित्यनाथ वाली भाजपा सरकार ने उसको खाड़ा फेंका। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के गढ़ गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के नामांकन की गूंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी और भाजपा इस बार 300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 216 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। देश को प्रतिमा समर्पित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के 50वें स्थापना समारोह की शुरुआत हुई। संत श्री रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और वर्ग समेत जीवन के सभी पहलुओं में समानता को महत्व दिया और इस धारणा को आगे बढ़ाया। इस प्रतिमा को पंचलोहा यानी 5 धातु स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता को मिलाकर बनाया गया है। बैठी हुई मुद्रा में दुनिया में धातु की सबसे लंबी प्रतिमा है। इसे 56 फीट ऊंचे मंच भद्रवेदी पर बिठाया गया है। इसके भीतर की मंजिलों में वैदिक डिजिटल पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, एक थिएटर और श्री रामानुजाचार्य के कामों का विवरण देने वाली एक शैक्षणिक गैलरी भी बनाई गई है। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने तैयार किया है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। कानून मंत्री ने इस मुद्दे पर 22वें विधि आयोग द्वारा विचार करने की संभावना जताई है, लेकिन विडंबना यह है कि 22वें विधि आयोग का गठन तो हो गया है, लेकिन 2 साल से उसमें नियुक्ति ही नहीं हुई है। 31 अगस्त 2018 को 21वें विधि आयोग का कार्यकाल पूरा होने के बाद से विधि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का पद खाली पड़ा है। बहरहाल, अगर कोर्ट ही लंबित याचिकाओं पर फैसला सुना दे तो अलग से किसी समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं होगी। पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस हाईकमान के सर्वे का रुख भांपते ही प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर कड़े हो गए हैं। सिद्धू ने यह कहकर हाईकमान के फैसले के प्रति अपने तेवर स्पष्ट कर दिए कि शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाचता रहे।
चूंकि कांग्रेस हाईकमान 6 फरवरी को अगले मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने जा रहा है, इस बयान के साथ सिद्धू ने चन्नी को कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने की ओर इशारा कर पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश तेज कर दी है। उनका कहना है कि ये अच्छे मुख्यमंत्री का चुनाव करना केवल पंजाब के मतदाताओं के हाथ में है। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस तथा RIL जैसे बड़े शेयरों में गिरावट के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स 770 अंक टूटकर 58,778 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 219 अंक की गिरावट के साथ 17,560 अंक पर बंद हुआ। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 49,020 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। US डॉलर की विनिमय दर थी 74 रुपए 64 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 52 रुपए 81 पैसे। गलवान संघर्ष के लगभग 1.5 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्लैक्सन ने लंबी खोज पड़ताल के बाद बताया है कि कैसे चीन ने धोखेबाजी करते हुए भारतीय सेना के साथ हुई लड़ाई में मारे गए जवानों और अधिकारियों की संख्या को छिपाया। उल्लेखनीय है कि चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या कभी नहीं बताई और झड़प में मारे गए कुल 4 सैनिकों को केवल साल मेडल देने का ऐलान किया था। द ग्लैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार 6 जून को भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं बफर जोन से हटाई जाएंगी। भारतीय सेना ने कर्नल संतोष बाबू और उनके सैनिक 15 जून को चीनी अतिक्रमण को हटाने के लिए विवादित इलाके में गए थे। यहाँ पर PLA के कर्नल QE फाबाओ लगभग 150 सैनिकों के साथ मौजूद थे। उन्होंने पीछे हटने की जगह संघर्ष शुरू कर दिया और चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमले के लिए स्टील पाइप, लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान भारतीय सेना के एक सिपाही ने कर्नल फाबाओ के सिर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो घबराकर इस युद्ध स्थल से भाग गए। इस भयंकर संघर्ष में चीनी सेना के कई अधिकारी मारे भी गए और अपने अफसरों की लाश देखकर PLA के सैनिक इतने ज्यादा घबरा गए थे कि वे वाटरप्रूफ कपड़े पहने बिना ही बर्फीली नदी में कूद गए। नदी का स्तर बढ़ने और तेज बहाव की वजह से वे बह गए। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू बहादुरी से अपने सैनिकों के साथ अंतिम सांस तक लड़े और उन्हें इस अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण दे कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है प्रदीप कुमार सिन्हा यानी कि मैं और प्रदीप उपाध्याय। आप सबको हम दोनों का सप्रेम नमस्कार। के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले
मैं बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू। और हमें हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज का विचार मिस हो गया, तो वो भी सुना देते हैं। चलिए। मानव चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय माया किसी का साथ नहीं देती है। तो उपाध्याय जी, आपने इतना सुंदर भजन सुनाया नील कमल फिल्म का। जी हाँ प्रदीप जी, ये 1968 की पिक्चर थी। और सबसे पहले तो ये राम का भजन था, तो प्रदीप जी इसमें कहीं राजनीति से जोड़कर तो आप इसे नहीं देखते, क्योंकि आजकल जहाँ भी राम का नाम आता है फौरन राजनीति की बात लोग करने लगते हैं। अब लोग करते हैं तो करने दीजिए उन्हें, उनको कौन रोक सकता है। ठीक है, तो यह फिल्म नील कमल से लिया गया था और जिसमें राजकुमार और मनोज कुमार ने काम किया था। उसमें नायिका का रोल वहीदा रहमान ने किया था और आज का कार्यक्रम वहीदा रहमान को ही समर्पित है। और प्रदीप जी, यह फिल्म जो थी पुनर्जन्म की थीम पर आधारित थी। बिल्कुल। तो आपका क्या विचार है? कई बार ऐसी पिक्चरें देख के लगता है कि पता नहीं पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि होता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होता है। और इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि हम लोग जो हमारे पौराणिक ग्रंथ वगैरह हैं और वेदांत, एक आध्यात्मिक चीज हो जाती है मेरे ख्याल से। कभी हमको इस पर भी एक विशेष कार्यक्रम करना चाहिए, सारे श्रोताओं का फीडबैक वगैरह लेके कि लोग क्या सोचते हैं, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है और तथ्य क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को इस पर देखिए, विज्ञान और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें यह है कि एक तरीका बताया गया है हमारे उपनिषद वगैरह में, उसे लॉजिकली एक्सप्लेन करने का। आजकल तो देखिए टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। जैसे कि आपने कहा कि वो फलाना मांडू के उपनिषद पढ़ लो, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन आजकल तो यूट्यूब पर इतने सारे लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इतना अच्छा लगता है उसे सुनकर कि आप उस लॉजिक को जब सुनेंगे तो आपको सोचेंगे कि कितना गंभीर और कितनी दूर तक लोग सोचते थे हमारे हज़ारों साल पहले, जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। तो इसे किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे इसके बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे दो खास मेहमान हैं। और खास मेहमान उपाध्याय जी, आप बताएंगे उनके बारे में कि मैं बताऊं? आप ही बताइए। दोनों मेहमानों से हमारी बातचीत तो थोड़ी देर से हो रही है, लेकिन आप पूर्ण परिचय औपचारिक रूप से आप ही दीजिए। ऐसा है कि हमारे साथ आज मौजूद हैं राजकुमार जी, राजेश कुमार और ऋतु कुमार जी। इनकी खास बात यह है कि ये आपस में मियाँ बीबी बहुत मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते रहते हैं, हमेशा ऐसा ही लगता है। तो आज हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप भारत में कहाँ से हैं और आप ऑस्ट्रेलिया कब आए? तो राजेश जी, आप बताइए। दर्पण के श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरी जर्नी तो 1973 में शुरू हुई थी मुजफ्फरनगर ज़िले के छोटे से गांव से। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग आए थे 9 नवंबर 2009 को पूरी फैमिली के साथ। नॉर्मली एक बंदा आता है, वहाँ पे आके पहले सेटअप करता है, फिर फैमिली को लेके आता है। पर हम लोगों ने ये रिस्क सीधे साथ साथ मिलके लिया था। मालूम था हम लोग कुछ कर जाएंगे। आपके बच्चे हैं? जी, हमारे 2 बच्चे हैं। हमारे बेटी को साथ में लेके आए थे। बेटा ऋतु 7 महीने की प्रेग्नेंट थी जब हम यहाँ पे आए थे। अच्छा। मेरा बेटा पैदा होने वाला था। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा किया। तो ये तो काफ़ी राजेश जी बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि एक नए देश में जाना और ऐसी स्थिति में जाके, मतलब क्योंकि इसमें एक बच्चे का जन्म होना मतलब एक नई जगह पे काफ़ी, हालांकि मैंने भी ऐसी स्थिति फेस की थी बिल्कुल सिमिलर जैसी आपकी है, लेकिन हाँ काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है इसके लिए। चैलेंजिंग तो था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट $5,000 राशि देती है बच्चे पैदा होने पे, तो हमने कहा चलो शुरुआती खर्चों के दौरान काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। ऋतु जी, आप बताइए कि आप जब आ रहे थे
तो आपने मना नहीं किया इनसे कि कहाँ जाओगे तुम, मैं मेरी हालत है, आप मुझे ले जा रहे हैं वहाँ? नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं प्रदीप जी। मैंने इनको बोला भी था कि ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है हम सब के लिए, और ख़ासकर हमारे परिवार ने, चाहे मेरी माँ हो चाहे मेरे सास ससुर हों, सभी ने मना किया था कि इसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप इसको ऐसे समय में ले जा पाओ। लेकिन उस समय शायद राजेश ने मन बना लिया था, फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, जैसा भी है साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग रह के दोनों टेंशन अलग अलग लें, इससे अच्छा एक साथ रह के हम शायद कुछ अलग साथ कर जाएंगे। तो हमने ये सोच के हम लोग दोनों साथ आए, और बच्ची साथ में, हमारी बेटी उस समय 8 साल की थी जब हम यहाँ आए। अब तो वो भी हमारे साथ इसी बिजनेस में हमारे साथ ही काम करती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा किया जो आ गए, हमसे बातचीत हो रही है आपकी। तो यहाँ आने के बाद राजेश जी आपने क्या किया, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया आपने? जी, तो हम लोग, मैंने जैसे बताया, 9 नवंबर 2009 को आए थे। मेरा बेटा 21 जनवरी को पैदा हुआ था, और हमने ये कंपनी 5 मार्च 2010 को शुरू की थी। 1 साल में शुरू कर दी? 3-4 महीने में। अच्छा, आपका कुछ बैकग्राउंड भी इस तरह का था? हाँ जी। मैं शुरू से ही, मैंने इंजीनियरिंग की है गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से 1996 में। पहली जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब सब मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। अच्छा। फिर उसके बाद मैं लीबिया रहा 5 साल, तो वहाँ पे मेरे को एक कंपनी रन करने का मौका मिला। तो आई हैड दैट बिजनेस इंस्टिंक्ट आ चुके थे अंदर। अच्छा। तो इसी के लिए हमने शुरू किया 5 मार्च को। अच्छा। और जर्नी बस वहीं से शुरू हुई। शुरू के स्ट्रगल टाइम थे, जहाँ पे ऋतु ने और हमने दोनों ने मिलके काफ़ी अच्छे संघर्ष के दिन देखे। अपने गराज से काम शुरू किया था। संघर्ष से, आपस में संघर्ष अगर हो तो इंटीमेसी अच्छी मिल जाती है। नहीं राजेश जी, आपने बहुत सही उदाहरण प्रस्तुत किया है। और एक्चुअली प्रदीप जी, भारतीय हम लोगों का जो कल्चर है वो बिजनेस थोड़ा कम रहते हैं। हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मेजॉरिटी देखें तो मोस्टली लोग जॉब करते हैं। बिल्कुल। और बिजनेस आरंभ करना काफ़ी रिस्की होता है, और इसके लिए अनुभव के साथ साथ कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। और राजेश जी ने जिस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यहाँ आते ही इतनी जल्दी एक नए देश में वो कर दिया, जाहिर है लीबिया का आपका अनुभव जो है यहाँ पर काम आया होगा। लेकिन इन सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना, सेटअप करना बहुत आसान है, लेकिन उसको रन करना, क्योंकि यहाँ पर रनिंग कॉस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा होती हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो आप लोगों को बधाई, आपने सफलतापूर्वक इस बिज़नेस को रन किया। इसकी और विस्तृत जानकारी हम आगे कार्यक्रम में लेते रहेंगे। तो कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं प्रदीप जी, यदि आज्ञा हो तो एक सुंदर सा गाना हम सुनाएं वहीदा रहमान के ही बारे में। तो वहीदा रहमान ने फिल्मों के उस दौर में प्रवेश किया था जब देश में शिक्षा और साहित्य का अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा था। पहले नायिकाएं उतनी शिक्षित नहीं हुआ करती थीं। वहीदा सोच समझकर फिल्मों में आई। नृत्य, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के साथ उनका प्रवेश हुआ। तो अनु कपूर से जानकारी लेते हैं, इस प्रतिभावान नृत्यांगना को पहली बार स्टेज पर चमक बिखेरने का मौका किस प्रकार मिला? वहीदा रहमान को बचपन से ही डॉक्टर बनने का और साथ साथ डांसिंग का शौक था। वालिद साहब रहमान एक IAS ऑफिसर थे और विशाखापट्टनम में पोस्टेड थे। मॉडर्न विचारों के थे, इसलिए अपनी बेटी को किसी बात के लिए रोका टोका नहीं। वहीदा जब 8 साल की थी तो अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो इतनी कमजोर हो गई कि कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते ही क्लास में सो जाया करती थी। हालत देखकर स्कूल टीचर ने वहीदा के डैडी रहमान साहब से इस बारे में बात की। बातचीत का नतीजा ये हुआ, वहीदा के पिताजी को बेटी की पढ़ाई छुड़ानी पड़ी और वहीदा रहमान का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन कमजोरी के बावजूद वहीदा ने डांस करना नहीं छोड़ा और भरतनाट्यम की विधिवत ट्रेनिंग लेती रही। वहीदा जब 13 साल की हुई तब इंडिया के पहले इंडियन वायसराय C राजगोपालाचारी जी का आगमन हुआ विशाखापट्टनम में। तो वायसराय के सम्मान में एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया और रहमान साहब ने IAS ऑफिसर थे। उन्होंने सोचा कि कमला लक्ष्मी जी को बुलाएं, MS सुब्बलक्ष्मी को आमंत्रित करें।
लेकिन उनके पास वायसराय के ऑफिस से एक सूचना आई कि राजगोपालाचारी जी लोकल टैलेंट को देखना चाहते हैं, किसी स्टार परफॉर्मर को देखने में इतने कीन नहीं हैं। रहमान साहब सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। मीटिंग हुई। रहमान साहब के सुपीरियर ने अचानक रहमान साहब से कहा कि भाई आपकी बेटी भी तो भरतनाट्यम सीख रही है, आप उसे क्यों नहीं इंक्लूड करते, उसकी परफॉर्मेंस करा दीजिए। रहमान साहब ने कहा बहुत छोटी है और वो कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है। तो जवाब मिला रहमान साहब को, क्या हुआ, हमारे वायसरॉय साहब लोकल टैलेंट देखना चाहते हैं, स्पेसिफाई किया गया है। ऐसा करो, बिटिया से कहो कि वो प्रैक्टिस शुरू कर दे, उसे सी राजगोपालाचारी के सामने परफॉर्म करना है। और ऐसा ही हुआ। वहीदा ने जब राजगोपालाचारी के सामने डांस की परफॉर्मेंस दी तो बहुत इंप्रेस हो गए। प्रोग्राम के बाद उन्होंने वहीदा को मेडल दिया और जब वो रहमान से मिले तो उन्होंने कहा पहली बार किसी मुस्लिम लड़की को भरतनाट्यम करते देखा है। रहमान साहब ने कहा, सर, योर एक्सीलेंसी, मेरी बेटी ने ये डांस सीख कर ये साबित कर दिया है कि कला का कोई धर्म नहीं होता है। घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, और होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. तो उपाध्याय जी, इनकी वहीदा रहमान जी काफ़ी अच्छे परिवार से थी, पढ़े लिखे परिवार से थी। इनके फादर आईएएस थे, ये मुझे नहीं पता था।
हाँ, नहीं, मुझको भी जानकारी नहीं थी। जब इनके बारे में शोध किया अभी पिछले दिनों, जब कार्यक्रम का हमने निर्णय लिया तो मुझे भी पता चला। ये तो मुझे मालूम था कि एक शिक्षित परिवार से हैं, लेकिन हाँ, एक IAS और इस तरीके के रसूखदार परिवार से हैं, यह मुझे नहीं मालूम था। और वह उनके व्यक्तित्व में भी दिखता है। कार्यक्रम में आगे और भी हम 1-2 क्लिप सुनवाएंगे, जिससे पता चलता है कि वह काफ़ी अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर किसी से समझौता नहीं करती थी। अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाली एक्ट्रेस थी, जो कि सबसे बड़ी चीज़ तो है कि उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया। बिल्कुल ओरिजिनल नाम है उनका। अदरवाइज उस दौर में मधुबाला हुआ और ये दिलीप कुमार, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। सब लोग नाम चेंज किया करते थे, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। तो ये एक अलग प्रकार की अभिनेत्री है, इसमें कोई संदेह नहीं। और साथ में इतना सुंदर गीत नीरज जी का लिखा हुआ, और प्रेम पुजारी फिल्म, मतलब ये गजब की फिल्म थी। नीरज जी के लिए तो मेरे लिए मैं विशेष आदर रखता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने पढ़ाई की है अलीगढ़ से, वहाँ से आते हैं ये, और इनको मैंने खूब सुना है। इनको मैंने लाइव भी सुना है अपने शहर में। तो नीरज जी की तो खैर बात ही अलग है। अलीगढ़ से वैसे मेरा भी संबंध है, मैंने हाई स्कूल वहीं से किया था। तो चलिए हमारे राजेश जी और रितु जी हमारे सामने बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, जिससे कि हमारे बडिंग बिजनेसमैन जो होने वाले हैं उनको कुछ सहायता मिले। तो राजेश जी, हमें बताइए कि आपने कहाँ से अपने बिजनेस की जर्नी यहाँ पर शुरू की, और क्या क्या उसमें परेशानियाँ हुई? जैसा मैं अभी लास्ट में ख़त्म किया था, हम लोगों ने अपनी कंपनी गराज से शुरू की थी। अच्छा। हमारा जो है पहला, क्योंकि मैं लीबिया में काम किया था, मोस्टली यूरोपियन कंपनीज़ के साथ काम किया था, तो दिमाग में आइडिया ये था कि यहाँ पे मोस्टली चाइनीज़ सप्लायर सप्लाई करते हैं। हमने कहा हम यूरोप से सामान लेके आएंगे और ऑस्ट्रेलिया में उसको सप्लाई करेंगे। अच्छा। तो वो आइडिया से हम लोगों ने, हमारा पहला शिपमेंट आया, वो सारा गराज में भरा हुआ था। अच्छा। वहाँ से हमने काम शुरू किया। मैं इसमें अपना पहले कस्टमर का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। उनका नाम श्रीधर है। अच्छा। और वो मेड लैब से है। तो वो हमारे इंडियन भाई ने ही हमारी पहली मदद की थी। जो मेरा पहला ऑर्डर था केवल $140 का था। अच्छा। और उससे हम लोगों ने शुरुआत करते करते हम लोग आज जो है करीब इस साल हम 30 मिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस टाइम हम केवल 2 लोग थे, आज हम करीब 32 लोग हैं। जी, 32 लोग हैं। अच्छा, ऐसा है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले हम थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहेंगे। ये बताइए कि आपका जो पहला शिपमेंट था, उस कितना पैसे लगे थे उसमें? उस शिपमेंट को मंगाने में हमारा पूरा कंटेनर था करीब $20,000 करीब $30,000 था। अच्छा, तो कैपिटल आपकी अपनी थी या आपने लोन लिया था? अपनी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये है कि यहाँ पर आपको ये नहीं लगा कि यहाँ से इंडस्ट्री के लिए लोन वगैरह देते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं? लोन के लिए आपकी कंपनी एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, 1 साल का उसका रिटर्न फाइल होना चाहिए, तो लोन शुरू होता है। अच्छा। आपको कोई स्टार्टअप एकदम से यहाँ पे कोई इंडिया में जैसे आजकल शुरू हुआ है, स्टार्टअप के लिए सीधा लोन मिल जाता है। आई होप ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसा शुरू करे जहाँ पे बंदे के पास केवल बिजनेस का आइडिया हो और गवर्नमेंट सपोर्ट करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने जब $30,000 खर्चा किए 2019-10 में, तो आपको ये रिस्क नहीं लगा कि यार इतना सारा पैसा खर्चा हो रहा है, पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा? हर तरह की फीलिंग्स थी। अच्छा। लेकिन ये था कि कर जाएंगे। हाँ, मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर। और हमने ये जब बिजनेस स्टार्ट किया था, ये हम किराए के घर में रहते थे, हमारा अपना घर भी नहीं था तब। हम 2 कमरों के घर में ही रहते थे, तब हमने ये शुरू किया था। पहले छोटा छोटा सामान आता था। जब ये कंटेनर आया तब हम अपना घर ले चुके थे, उसके बाद 3 कमरों का, तो हमने गराज से शुरू किया था ये। बहुत बढ़िया किया। और आप बढ़ते बढ़ते 30 मिलियन पर आ गए, मतलब गजब। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया। बहुत खुशी होती है जानकर कि आपके जैसे लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पर खड़ा कर लिया और इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जी। चलिए, आपसे आप आगे के फ्यूचर के बिजनेस के प्लान के बारे में बात हम लोग करेंगे कार्यक्रम में आगे, और इस वहीदा रहमान स्पेशल कार्यक्रम को प्रदीप जी आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो ये अभिनेत्री सौंदर्य, नृत्य और अभिनय का एक बहुत ही सुंदर संगम है। भरतनाट्यम का इन्होंने औपचारिक प्रशिक्षण लिया था
और रिसेंटली कपिल शर्मा के एक शो में इन्होंने अपने नृत्य सीखने के बारे में एक बहुत ही रोचक प्रसंग का खुलासा किया था। अवश्य ही इस प्रसंग को हमारे श्रोता पसंद करेंगे। तो चलिए प्रदीप जी, कपिल की कॉमेडी के साथ वहीदा रहमान का एक क्लासिकल गाना सुनते हैं। उपाध्याय जी, ये वो गाना तो नहीं है? नहीं, 120 शायद ट्रैक चलाना होगा। 120 चलाना होगा। अच्छा, चलिए, आप कहते हैं तो वही वाला। अच्छा वहीदा जी, ऐसे हमने सुना है कि जब आप फिल्मों में आई थी तब आपका नाम जो है वहीदा रहमान नहीं था, कोई और नाम था। नो, ऐसे पता नहीं क्यों अफवाह है ये? अफवाह है। असली नाम मेरा वहीदा रहमान और वहीदा रहमान ही था। अच्छा जी। हाँ, मैं आज ही इनको बाहर निकालता हूँ जिन्होंने ये मुझे बोला ना। वहीदा जी, एक और अफवाह है, पता नहीं ये भी अफवाह ही है कि सच्ची बात है, लेकिन ऐसे अफवाहें सुन के आ रहे हैं। मैं अफवाहें सुन के आया हूं बहुत सारी, एक के बाद एक के बाद। पर उन्होंने कहा कि जो आपके भरतनाट्यम के जो गुरु थे उन्होंने पहले आपको डांस सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में आप ही उनकी बेस्ट स्टूडेंट निकली। अच्छा, तो मतलब ये बात सही है। चलो, वो बच गया आज। तो ये क्या रीजन था वहीदा जी, उन्होंने क्यों मना किया आपको डांस सिखाने से? वो बहुत मशहूर एक गांव है, गांव के जैसे शहर लुधियानवी, तो तिरुचेंदूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ के थे वो। अच्छा, तिरुचेंदूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले उनका नाम था। बाप रे, इतना लंबा नाम। हाँ, तो मुझे जिद आई कि उन्हीं से सीखना है। अच्छा, तो हमारे कोई बीच में फ्रेंड थे, उन्होंने जाके कहा ऐसे ऐसे सीखना है। जब नाम सुना तो बोले नाम तो मुसलमान है। बोले हाँ, लड़की भी मुसलमान। नो 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 नो, मैं मुसलमान को भरतनाट्यम कैसे सिखा सकता? अच्छा। बोले क्यों नहीं सिखा सकते साहब आप? नहीं, वो अभिनय जो हमारे डिवोशनल गाने होते उसको समझेगी नहीं, वो ठीक से कर नहीं पाएगी। तो 6 महीने लगा दिया और मैं भी जिद से अड़ी रही कि उन्हीं से सीखना है। तो जब इन्होंने बहुत जबरदस्ती की हमारे दोस्त ने, तो बोले अच्छा उसकी कुंडली लेकर आओ। अच्छा। तो बोले जो वो लोग मुसलमान हैं वो कुंडली उंडली बनाते नहीं, बिलीव नहीं करते। अच्छा जी। तो बोले ये तो बड़ी मुश्किल है फिर। तो बोले अच्छा उसका बर्थ डेट लेकर आओ। अच्छा, वो लेकर गए तो उन्होंने अपने से चार्ट बनाया, कुछ पता नहीं क्या क्या किया। तो बोली ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ साहब? तो ये चार्ट में कहता है कि ये लड़की मेरी लास्ट और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी, हो नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे ढकल दिया, नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकता, समथिंग इज रॉन्ग, या मैंने ठीक नहीं किया। तो बोले और 2 दिन दो। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद फिर उन्होंने बनाया, बोले नो, अगेन द सेम रिजल्ट। तो बोले चलो मैं सिखाता हूँ इसको। क्या बात है, लेकिन और वो बात सच भी साबित हुई। वाह।
Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उपाध्याय जी, ये बताइए कि हमारे इतिहास के बारे में जो हमें पढ़ाया गया था, इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है? ये बताया जा रहा है कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया और जो भारत में आक्रांता आए उनके बारे में अधिक बताया गया, और जो हमारे यहाँ के वीर राजा महाराजा और भारतवंशी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, उनके बारे में बहुत कम बताया गया, अगर बताया गया, और कुछ लोग तो एकदम गुमनामी में छिप गए। जी हाँ प्रदीप जी, आजकल सोशल मीडिया की एक इसको अच्छाई कहें या कई बार बुराई भी होती है कि किसी चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जाता है और ऐसी जानकारियाँ जो कि सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती हैं लोगों को, वो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने हमारे आ जाती हैं। और जो इतिहास का जो विषय आपने बताया वह भी ऐसा ही है कि कुछ महिमा मंडन जिनका शायद नहीं किया जाना चाहिए था उनका किया गया है, और जो हमारे कुछ ऐसे हीरोज़ थे जिनके बारे में अच्छे से बताया जाना चाहिए था, वो चीज़ें छुपाई गई हैं। अब यह एक एक्सीडेंट ओवरसाइट है या एक सोची समझी साजिश के तहत है, इस पर भी काफ़ी आजकल वाद विवाद होता रहता है। लेकिन ये बात सच है कि हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो संतुलित रूप में नहीं है, और जिन सारी चीज़ों को समान रूप से बताया जाना चाहिए वैसा नहीं है। राजेश जी, आपको क्या लगता है इस बारे में? रितु जी, आप भी बताइए। नहीं, काफ़ी हद तक मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि सोशल मीडिया से आजकल की जनरेशन काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती है और कई बार गलत चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आज की जनरेशन। और ये बात सही है कि सोशल मीडिया, क्योंकि हमें ये कहीं नहीं बताया जाता है कि जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं ये एक्चुअली में सच है कि नहीं है, उसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन वो फैक्ट चेक किया जा सकता है, गूगल पर फैक्ट चेक हो जाता है। इतना बच्चे नहीं करते हैं आजकल के, और वो गूगल से ज्ञान ज़्यादा लेते हैं आजकल, ये मुझे भी लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो इसी बारे में हमने एक वार्ता रिकॉर्ड की है, उसके बारे में हम आपसे वार्ता के बाद में थोड़ी सी बात और करेंगे। भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला असली राजा कौन था? कौन था वह राजा जिसके राजगद्दी पर बैठने के बाद उनके श्रीमुख से देववाणी ही निकलती थी और देववाणी से ही न्याय होता था? कौन था वह राजा जिसके राज्य में अधर्म का संपूर्ण नाश हो गया था? वे थे हमारे महाराजा विक्रमादित्य। आज भारत देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवा कर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों, हम भगवान कृष्ण और राम को भी खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उज्जैन के राजा भृतहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराजा विक्रमादित्य न केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है।
विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल करके इमेज कर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं। कैलेंडर जो विक्रम संवत लिखा जाता है वह भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज, सम धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल प्रभु श्री राम के राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां प्रजा धनी थी और धर्म पर चलने वाली थी। बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा विक्रमादित्य के बारे में हमारे स्कूल कॉलेजों में कोई स्थान नहीं है। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो उपाध्याय जी, विक्रमादित्य के बारे में आपने ये वार्ता सुनी। जी हाँ, आपने सोने की चिड़िया उन्होंने बनाया था भारत। बिल्कुल, इतने स्वर्ण काल के बारे में इतनी सुंदर जानकारी आपने दी और जिसको सुनकर किसी भी भारतीय को गर्व होगा। और ये जो विक्रम संवत है वो शायद उन्हीं के जन्मदिन से होती है। उन्हीं से है। हम लोगों को एक खास प्रोग्राम करना चाहिए सिर्फ हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, तो कभी कोशिश की जाएगी कि इस बारे में बात हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं राजेश और रितु जी से कि इनकी जर्नी के बारे में। राजेश जी, आप एकदम ही 30,000 से 30 मिलियन पर आ गए। आप कम से कम हमें ये बताइए 1 मिलियन पर कैसे पहुंचे थे? मैं अपने आप को, रितु ने थोड़ा करेक्ट किया था और मैं उसको ठीक करूंगा। मैं $140 पहला ऑर्डर था मेरा। अच्छा। उस टाइम पे कोई भी कंपनी शुरू सीधा $30,000 से तो नहीं होती। सीधी सी बात है। आपको लोकल जो होलसेलर हैं, जो थोक विक्रेता हैं, उनसे सामान खरीदना पड़ता है। अच्छा। और फिर आप रिटेल में शुरू करते हैं। शुरुआत एक्चुअली में ऐसे ही हुई थी। अच्छा, होलसेलर से आपने सैंपल की तरह से लिया? सैंपल हमने सामान खरीदा उनसे थोड़ा बहुत। जो मेरा पहला $140 का ऑर्डर था उसमें मेरे को एक भी पैसा नहीं मिला था। मैंने 140 का ही खरीदा था और 140 का ही बेचा था, पर मुझे वो पहला सामान बेचने की खुशी थी। अच्छा, कि मेरा बिजनेस शुरू हुआ। जो अगर लोग नया बिजनेस शुरू भी कर रहे हैं, पहले दिन से कमाने का ना सोचें। पहले कुछ 1 साल आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, एट पार भी बेचना पड़ सकता है। धीरू भाई अंबानी ने भी ऐसे ही किया था। जी, तो यही समझने की जरूरत है। हर कोई पहले दिन से कमाना चाहता है और पहले दिन से वो उस पे चाहता है कि आज ही मैं लखपति करोड़पति बन जाऊं। वो गलत सोच के साथ बहुत लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। एक्चुअली राजेश जी, ये विषय जो है थोड़ा इतना साधारण नहीं है। होता क्या है कि जब बिजनेस आप आरंभ करते हैं तो आप उसमें कैपिटल लगाते हैं और कैपिटल आप बोरो भी करते हैं, क्योंकि अब डिपेंड करता है कैसा बिजनेस है। तो अब होता क्या है कि जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया, आपके बिजनेस की कॉस्ट जो है उस दिन से शुरू हो जाती है। और अब आपके अंदर कितने समय तक वो उसको सहने का मादा है, क्योंकि बिजनेस डे 1 से कोई भी प्रॉफिट में नहीं होता। शुरू में आपको अपनी एक गुडविल या जो भी होती है रेपुटेशन बनानी होती है, उसके बाद होता है शुरू। तो किसी के लिए वह समय जो है वो 1 महीने का हो सकता है, कुछ लोग 1 साल का लेके चलते हैं। लेकिन कितना आप सह सकते हैं उसके हिसाब से आपको। बट इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक प्लानिंग है। मेरे ख्याल से सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर बिजनेस को बैठ के बनाना होता है कि हम कितने समय तक ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि जो अप्रोच आपने बताई कि पहला ऑर्डर जो है, इस चीज़ को तो मेरे ख्याल से कोई आम बिजनेसमैन भी समझता है कि पहले दिन से आपका जो है लाभ आरंभ नहीं होता है। तो
मगर हाँ, कह देना आसान है एकेडमिक रूप से कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, नंबर्स इस तरीके से होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल खर्चा होता है तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी के लिए भी, स्पेशली हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपने जीवन में अपनी शिक्षा के माध्यम से कमाने का सोचा है और बिज़नेस करना और इस तरीके से करना चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको आपने बहुत सफलतापूर्वक किया है। तो अब जैसे 140 का ऑर्डर था, उसके बाद आपने, पहले तो है बताइए आपकी कंपनी है और एक हमारे आम श्रोता के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या बेचते हैं, उसका क्या उपयोग है, और आगे आपकी जर्नी जो है वो यहाँ से लेकर 30 मिलियन तक किस तरीके से, किस रेट में आपकी ग्रोथ रही और कितने साल में आपने अचीव किया। आप कंपनी का नाम नहीं बताया, आप तो हमारे स्पॉन्सर भी हैं। जी, मैं पहले आपका एक चीज़ से शुरू करूँगा। मेरे को किसी महानुभाव ने बोला था कोई भी कंपनी को फ्लोट करने के लिए, पता नहीं कहाँ से कैलकुलेशन है, 3.8 ईयर्स। अच्छा, अगर आपने कोई भी बिजनेस 3.8 ईयर्स तक चला लिया बिना डूबेगा, उससे पहले डूबेगा। अच्छा, उसके बाद आप फ्लोट कर जाओगे। अच्छा, आपको कोई नहीं डुबा सकता। तो ये मेरे किसी महानुभाव ने बताया था और वो सही, मेरे ऊपर 100% सही साबित हुआ। अच्छा, नाउ मेरी कंपनी का नाम विशमेड है, विशमेड PTY लिमिटेड LTD। विशमेड केम फ्रॉम विशेस, सो मेडिकल विशेस। We go with our motto, you wish, we prove, we deliver। तो आपकी जो भी मेडिकल विशेस हैं वो हम लोग डिलीवर करते हैं यहाँ पे। मैं ऋतु को पास ऑन करना चाहूँगा, वो थोड़ा सा आगे बताए कि जो हमारी कंपनी की शुरुआत 2012, 13, 14 में। जी, तो विशमेड जो कंपनी है वो मेडिकल, लैब और डेंटल कंपनी है। लेकिन विशमेड ने जब शुरू किया था अपना बिजनेस तो वो लेबोरेटरी बिजनेस से ही शुरू किया था। तो हम ज़्यादातर जितने भी लैब में कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, हम उनको पहले कंज्यूमेबल से स्टार्ट किया हमने, और धीरे धीरे जैसा कि राजेश ने बताया 3-4 साल तक उसी में ही हम रहे। और जब हमें थोड़ा थोड़ा लगा कि अब हम फ्लोट करना शुरू कर गए हैं और हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो हमने धीरे से मेडिकल में कदम रखा, थोड़ा थोड़ा GP सेंटर्स वगैरह आसपास के पकड़े हमने, और उसमें भी हमने अपना सप्लाई शुरू की। और उसके बाद हम डेंटल मार्केट में भी एंट्री हमने ली। तो डेंटल मार्केट में भी हम कंज्यूमेबल्स सारा बेचते हैं। तो बहुत ऐसे बढ़िया, हमने बहुत शुरू बढ़िया। किया। तो हम आपको एक अच्छा सा गीत और सुना दें उपाध्याय जी। जी हाँ, बट इस गीत की से थोड़ी सी कहानी मुझको सुनानी पड़ेगी। बिल्कुल तो सुनाइए। उसका समय देना पड़ेगा मुझको। तो जैसा कि हमारे श्रोता आज वहीदा रहमान पर विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं, और वहीदा रहमान ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म CID से की थी, जो कि 1956 में आई थी। उस फिल्म में यह मुख्य नायिका की भूमिका में नहीं थी, मुख्य नायिका शकीला ने की थी। इनका एक प्रकार से खलनायिका का रोल था, जो बुरे लोगों के साथ काम करती है मगर दिल से बुरी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला थे। वहीदा एक सुशिक्षित परिवार से आती थी, अतः अपने सिद्धांत और मूल्यों पर समझौता आसानी से नहीं करती थी। इस चक्कर में उनका राज खोसला से विवाद पहली ही पिक्चर में हो गया था। राज खोसला और देवानंद इनका नाम बदलना चाहते थे, मगर वहीदा का मानना था कि देवानंद का मानना था कि वहीदा रहमान कोई बहुत सेक्सी नाम नहीं है, और वैसे भी उस जमाने में कलाकार हिंदू नाम ही रखा करते थे। दिलीप कुमार, अजीत, मधुबाला, मीना कुमारी आदि उदाहरण हैं। लेकिन वहीदा रहमान का मानना था कि माता पिता के दिए नाम को वो नहीं बदलेंगी, और अपने मूल नाम से ही उन्होंने पिक्चर को साइन किया, जो कि राज खोसला और देवानंद को पसंद नहीं आया। इस पिक्चर में एक गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इस गाने में वहीदा के आउटफिट पर भी थोड़ा सा विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें डायरेक्टर उनको एक ऐसा ड्रेस पहनाना चाहते थे जिसमें वह कंफर्टेबल नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। अंत में डायरेक्टर को झुकना पड़ा और वहीदा रहमान ने वह गाना अपनी पसंद की ड्रेस में ही किया। तो चलिए, फिल्म CID की बात हो रही है तो इस पिक्चर का ही एक गाना सुनाते हैं। बोल है, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। इस गाने की भी प्रदीप जी एक खासियत है। कहने को तो यह गाना फिल्म CID से है, लेकिन यह उस पिक्चर में नहीं भी है, क्योंकि जब आप पिक्चर देखेंगे तो यह गाना आपको उस पिक्चर में नहीं दिखेगा। उस ज़माने में गानों की रिकॉर्डिंग पिक्चरों से पहले हो जाया करती थी, और पिक्चर से पहले गाने रिलीज़ भी हो जाया करते थे। उसका लाभ यह होता था कि अगर गाने हिट हो जाते थे तो पिक्चर के हिट होने की संभावना बढ़ जाती थी, क्योंकि गानों का आकर्षण दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर लाता था। इस गाने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि गाना तो रिलीज़ हो गया, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस गाने को फिल्म में परमिशन नहीं दी। कारण भी बड़ा अजीब था। इसमें
वहीदा रहमान गा रही हैं और देवानंद उनका पीछा कर रहे हैं। देवानंद इस फिल्म में पुलिस अफसर बने थे। सेंसर बोर्ड का कहना यह था कि एक पुलिस वाला एक शोहदे की तरह लड़की के आगे पीछे चलकर गाना गाए, यह पुलिस की छवि को ख़राब करता है, इसलिए यह गाना हम पास नहीं कर सकते और इस कारण से यह गाना पिक्चर में नहीं आ सका। तो प्रदीप जी, उस ज़माने के सेंसर बोर्ड के भी मानदंड वाले अलग हुआ करते थे। इतनी छोटी सी बात पे गाना रिजेक्ट कर दिया, जबकि आज के ज़माने में तो पूरी पिक्चर है पुलिस के करप्शन की थीम पर बनी हुई है। तो यही साहित्य समाज का दर्पण है, समय के साथ मान्यताएं बदलती रहती हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए ये गाना जो कि पिक्चर में नहीं है लेकिन CID पिक्चर का है, श्रोताओं को सुनवाया जाए। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारे मित्र संजीव राजा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। किस बारे में बात करेंगे हम आपको बताएंगे। तो संजीव जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको दर्पण के श्रोताओं की ओर से और हमारी ओर से नमस्कार। प्रदीप जी, मैं सबका तहे दिल से, सभी सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए समय निकाला। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आप जो हमें बताने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो संजीव जी, हमें पता लगा कि आपको कोविड-19 हो गया था और वो कैसे हुआ और आपके साथ क्या क्या गुजरी, आप हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये कितना ज़रूरी है कि हम लोग अच्छी तरह से प्रिकॉशन लें और अपने बूस्टर तक वैक्सीनेशन तो करवाएं और बूस्टर भी लगवाएं। तो संजय जी, आप बताइए कि कैसे आपको पता लगा कि आपको कोविड-19 है, वहाँ से शुरू करिए। मैं ऐसा करता हूँ कि एक संक्षिप्त में टाइमलाइन बताता हूँ कि कैसे हुआ। 15 जनवरी को मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा गला बार बार सूख रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ फिर भी गला सूख रहा है। अच्छा। और एकदम थकान सी लगने लगी। अच्छा। नॉर्मली मैं अपने कुछ मित्रों से मिलने ब्लैक टाउन की तरफ जाता हूँ, रहता हूँ समर हिल एशफील्ड की तरफ। अच्छा। उस दिन भी गया और अपने मित्र के जाके मैं जब वहां बैठा उनसे बातचीत कर रहा था, मैं बातचीत करते करते ही सो गया। ये एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मल नहीं है।
बातचीत करते हुए सो जाना। हाँ 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 लेकिन करीब 1 घंटे बाद मैं उठा, फिर एक दूसरे मित्र से मिलना था। हाँ हाँ अभी मुझे ऐसी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं थी, अच्छा लेकिन वो जो सेंसेशन थी हाँ कि भूख नहीं लग रही और अब गला बार बार सूख रहा है, पानी पी रहा हूँ। हाँ हाँ मैं दूसरे मित्र के गया, वहां पर भी वो मैं 1 घंटा वहां भी सो गया। अच्छा उसके बाद जब मैं वहां से उठा और अपने घर आया वापस, तो मैं आके पता नहीं मैं कितना थका हुआ था कि मैं आके अपने बिस्तर पे लेटा और फिर मेरी नींद अगले दिन सुबह उठी। अच्छा तो मैं अगले दिन जब उठा तो अभी सेंसेशन तो वही थी, हाँ हाँ नहीं रही थी। तो करीब दोपहर तक मैंने देखा, तो फिर मैंने वाइफ को फोन किया कि ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा उन्होंने कहा कि उनके पास में किट है, हाँ हाँ तो वो भेज रही है मेरे पास, हाँ हाँ तो मैं कर लूं। और मैं तो किट करीब शाम को 5 बजे के आसपास आ गई हाँ हाँ और मैंने टेस्ट किया तो मेरा कोविड पॉजिटिव था। अच्छा तो अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि एम्बुलेंस को फोन करूं। अच्छा तो जी मैंने फोन करीब 7:30-8 बजे फोन किया हाँ हाँ और फिर वही हुआ, मैं उनको फोन करके अपना टीवी देखते देखते सो गया। अच्छा रात को करीब 2:30 बजे हाँ हाँ एम्बुलेंस और उन्होंने मुझे जगाया हाँ हाँ और उन्होंने मेरा असेसमेंट किया वही सड़क पर। अच्छा और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आपके पैरामीटर्स उतने खराब नहीं है और अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अस्पताल जाना है या नहीं। हाँ हाँ 2:30 बजे मैंने सोचा कि 2 ऑप्शन है, या तो ना जाऊं सो जाऊं घर पे ही और कल सुबह देखा जाएगा, या फिर अब जाके हॉस्पिटल में ही सब इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे अस्पताल जाना है। तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा आरपीए जो है वो मेरे सबसे पास है, वहां ले चलो। आरपीए में मेरी वाइफ भी वैसे काम करती है, लेकिन उनका कोविड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अच्छा जब मैं वहां पहुंचा तो करीब वहां पे क्या है उन्होंने कर रखा है आजकल आरपीए में, बाहर एक तंबू लगा दिया है। अच्छा तो उसमें आपको बिठा देते हैं, फिर आपके टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको सब असेस करने के बाद फिर आप अंदर ले जाते हैं। अच्छा क्योंकि मैं जहाँ समझता हूँ कि इनके पास में जगह की कमी भी है, बेड्स की कमी है। अंदर जाने के बाद मुझे एक वार्ड में भर्ती किया गया, वो सिंगल वार्ड था। अच्छा और उन्होंने मुझे ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। अच्छा हो ये रहा था कि उस ऑक्सीजन से जो परसेंटेज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 92 से ऊपर यानी 93-94 तक सैचुरेशन होना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन वो लगातार ऑक्सीजन देने के बाद भी मेरी वो परसेंटेज 92 के ऊपर नहीं जा रही थी। अच्छा उसके पहले कितनी थी आपकी ऑक्सीजन, आपको पता है? जी 92 थी जब उन्होंने नहीं 92 तब थी जब उन्होंने ऑक्सीजन देना शुरू किया। नहीं, जब 92 जब एम्बुलेंस वाले घर पर आए थे। अच्छा तब 92 थी। प्रोसेस किया था हाँ हाँ तब 92 थी। अच्छा अच्छा और उसके बाद जब हॉस्पिटल में वो कोशिश कर रहे थे इसको बढ़ा लें तो वो बढ़ नहीं रही थी। अच्छा फिर उन्होंने एक ये डिसीजन लिया कि अब इससे ज्यादा अगर ऑक्सीजन देनी है आईसीयू में डालना पड़ेगा। अच्छा उस समय उनके पास आईसीयू में कोई कमरा भी नहीं था। अच्छा तो एक स्टोर रूम जैसा था, उसको उन्होंने खाली किया और फटाफट मेरे लिए उन्होंने उसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि उन्होंने अस्पताल के लोगों ने बहुत ज्यादा एक इनिशिएटिव लिया मेरे लिए। नहीं साहब ऐसा है संजीव जी, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है बहुत अच्छा है, हमें जितनी तारीफ की है उतनी कम है। अब देखिए 2 साल से वो लोग इतने प्रेशर में हैं और तब भी इतना सिंसियरली काम करते हैं। हम लोगों को उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि वो कितने डेडिकेटेड हैं। जो नर्सें रात में हमारा ध्यान रख रही हैं, वो बेचारी हर बार जब कमरे में घुसती हैं तो नए ओवरऑल पहनना पड़ते हैं। हाँ और उसको उसी कमरे में डिस्कार्ड करके ही बाहर निकलती हैं। अच्छा क्योंकि उनको कोविड के पेशेंट से डायरेक्ट डील करना है। हाँ हाँ और उसके बाद क्या हुआ कि सब जब मैं उसमें था अपना आईसीयू में था तो करीब 7 दिन मुझे उन्होंने बहुत हाई प्रेशर में हवा दी, ऑक्सीजन दी और उससे थोड़ी थोड़ी मेरी सस्टेनेबिलिटी जो लंग की है वो बढ़ी है। आपकी जो आवाज़ आ रही है उससे पता लगता है कि आपके गले में कुछ चेंजेस हुए हैं या खराश हुई है या अभी थोड़ा सा असर है,
क्योंकि शायद ऑक्सीजन देने से गले में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है या कुछ क्या होता है, जो ऑक्सीजन आजकल देते हैं हाँ उसको पहले वो कंप्रेस करते हैं क्योंकि उनका प्रेशर बढ़ाते हैं। जब आप कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा। तो फिर उसको कूल करते हैं और उसको अटेम्परेट करते हैं, यानी कि उसमें कुछ मॉइस्चर भी डालते हैं। अच्छा। उसके बावजूद गला जो है वो उसको उतना एक्सेप्ट नहीं करता और गले को जो है थोड़ी खराश अभी भी है थोड़ी सी, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है लगातार। तो संजीव जी, आपको 15 तारीख को हुआ था ये, तो आप कौन सी तारीख को हॉस्पिटल पहुंचे? मैं 17 तारीख की रात को। और वहाँ कितने दिन रहे? आईसीयू में कितने दिन रहे? मेरे ख्याल से मैं वहाँ 7 दिन रहा आईसीयू में। अच्छा, 7 दिन तो बहुत होते हैं। इसका मतलब आप एक सीरियस कंडीशन थी आपकी। अच्छा, उसके बाद आपको वार्ड में शिफ्ट किया गया? जी, एक वार्ड था, उसमें 4 लोग थे, उसमें शिफ्ट किया मुझे। वो कोविड वार्ड था, उसमें और कोई नहीं आ सकता। अच्छा, तो वहाँ कितने दिन रहे? उसमें भी करीब मैं 6-7 दिन रहा। अच्छा, तो आपको छोड़ते नहीं है जब तक आप अपनी स्टीम पर सांस लेकर 93-94 ऑक्सीजन का उनको परसेंटेज नहीं दिखा सकते। अच्छा, वो कोई जल्दी नहीं करते, वो किसी को पुश नहीं करते। हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा है सिस्टम, बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ काबिल है। और हम लोग शायद फॉर्चुनेट हैं कि इस तरह के फैसिलिटी हमें अवेलेबल है, और ये फैसिलिटी अवेलेबल है चाहे आपका प्राइवेट इंश्योरेंस हो या ना हो। किसी के लिए भी है। हाँ, किसी सब वो सवाल नहीं पूछ रहे। हाँ, मैं तो प्राइवेट इंश्योरेंस है मेरा, मेडिबैंक का हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये उसके लिए उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, ये तो बड़ा मुद्दा है, किसी तरह जीवन बचाए। अच्छा, तो अब आपको कैसा लगता है? घर आ गए आप 2 वीक के बाद, तो घर आने के बाद आपको कोई परेशानी हुई? मैं जब घर आया तो उसके बाद मुझे घर पे आने के बाद राइट फुट में थोड़ा सा गाउट का मुझे लगा कि अटैक है। अच्छा। उसमें स्वेलिंग थी। अच्छा। वो मैंने दोबारा उनको दिखाया और उन्होंने फिर कुछ दवा दी, और अब उन्होंने बोला है कि अगर स्वेलिंग कल तक कम नहीं होती है, पेन रहता है, तो फिर वो एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो क्या ये साइड इफेक्ट होता है दवाओं का? ये हो भी सकता, क्योंकि उसका वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है अभी, क्योंकि देखिए अभी कोविड ये सब नया है, इसके कई साइड इफेक्ट हमें दूरगामी प्रभाव बाद में पता लगेंगे। अच्छा, ये बताइए संजीव जी, हमारे श्रोताओं के लिए ये कितना ज़रूरी है कि आपको वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है, या बूस्टर लगा है कि नहीं? आपको बूस्टर लगा था या नहीं लगा था, और कितने वैक्सीनेशन लगे थे? मुझे 2 मैंने एस्ट्राजेनेका के लगवा लिए थे। मैं उन लोगों में से था जिन्होंने बहुत शुरुआत में लगा लिए थे। अच्छा, कितने महीने हो गए थे आपको लगाए हुए दूसरा वैक्सीनेशन? दूसरा और पहले और दूसरे के बीच में जो उन्होंने गैप दिया था उसमें, उससे पहले ही मैंने लगवा लिया था। अच्छा। और वो मैंने दोनों लगवाने के बाद अब मैं क्या था कि 17 तारीख को मैंने फोन भी किया था अपने जीपी को कि मैं बूस्टर लगवाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए हम कल कर देंगे अरेंजमेंट। लेकिन इसी तरह रात को ही मैं वहाँ अस्पताल पहुंच गया, तो अभी मैंने बूस्टर नहीं लगाया, क्योंकि अब वो मुझे कह रहे हैं कि अब आपको शायद कम से कम 6 वीक वेट करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए संजीव जी, आप घर ठीक से अच्छे होकर आ गए। हमारी अभी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपकी सेहत और अच्छी रहे। हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि ये कितना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन को सीरियसली लिया जाए। मेरे ख्याल से देखिए, ये तो वैसे तो ये इंडिविजुअल की मान्यता है, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक मैंने देखा है कि जो लोग जिनके पास में 2 लगाने के बाद बूस्टर लगाया है, उनको कम परेशानियां हैं। अच्छा। अगर हो भी रहा है कोरोना, तो वो 2-3 दिन के लिए ही वो सफर कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे तो जो स्पेशलिस्ट ने, जब मैं वहां से बाहर आ रहा था, तो आखिरी जब मुझसे मिलने आया स्पेशलिस्ट जो रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि मिस्टर राजा, आप यहाँ से बच के जा रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं था कि हमारी सिवियरिटी क्या थी। अब इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है ना, इसको हम कैसे मेजर करेंगे? कौन जानता है किसकी इम्यूनिटी कितनी है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आपने जैसा बताया कि आप सो रहे थे घर पर, एम्बुलेंस वालों ने आपको जगाया, तो आपको इसका एहसास नहीं हुआ था कि आपकी कितनी सीरियस कंडीशन है? बिल्कुल नहीं। मैं
अपने सीढ़ियां से उतर के नीचे आ गया लिफ्ट से। मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा सामान लाना है। उन्होंने बोला ले आइए आप। तो मैं ऊपर आ गया, अपना सामान डाल दिया थोड़ा सा बैग में। मैं वापस चला गया और उन्होंने एम्बुलेंस में बैठा लिया। तो एम्बुलेंस वालों में मुझे एक बात जो लगी वो ये थी कि रात को 2:30 बजे वो डिसीजन कि मैं अस्पताल जाऊं या नहीं जाऊं, ये थोड़ा उस समय क्रिटिकल था, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो शायद इसका जो प्रभाव होता है वो कुछ दूसरा होता है। बिल्कुल एक्चुअली रात को सोते समय मुझे ये लगता है अगर मेरे साथ होता तो मेरे ख्याल से 90% लोग ये कहते हैं यार कहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में, वहाँ वेट करना पड़ेगा टेस्ट के लिए, अपने घर में है सो जाते हैं, सुबह देखा जाएगा। लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया, भाग्य आपका अच्छा था और ये है कि आप वहाँ जाकर ठीक होकर आ गए। आपको हम लोगों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। मैं सभी सुनने वालों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। संजीव जी, मैं प्रदीप उपाध्याय बोल रहा हूँ। आप हमारा कार्यक्रम आशा करता हूँ सुन रहे होंगे। जी सुन रहे। बिल्कुल। आज आप भी संगीत प्रेमी हैं, मुझे याद है आप हमारे स्टूडियो में भी आए थे और आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने हमने सुने थे। आशा करता हूँ ये वहीदा रहमान स्पेशल कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद, आपने कोविड की इतनी जानकारी दी और इससे यही है कि हमको मेडिकल कंडीशन को गंभीरता से लेना चाहिए और चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग चीज हो सकती है। वाकई अगर आप मुझसे पूछें तो रात को जब एम्बुलेंस वाले आए थे तो मैं तो सो रहा था और मुझे तो इसमें ऐसी बहुत बड़ी तकलीफ नहीं थी। मैं सोता रहता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे लगा कि अब मैं 2:30 बजे उठा हूँ और हॉस्पिटल में जाना चाहिए मुझे। संजीव जी, आपका पुनः धन्यवाद। आपने अपनी स्थिति हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, अन्यथा बहुत से लोग जो है अपनी इस तरीके की स्थिति को व्यक्तिगत मान के साझा नहीं करते हैं, लेकिन आपने साझा करके सब लोगों को एक तरीके से अलर्ट किया है कि इस स्थिति में को बहुत मतलब गंभीरता से लेना है। तो चलिए धन्यवाद, आपकी अच्छी रिकवरी के लिए हम लोग कामना करते हैं। हमारे कार्यक्रम का आनंद लीजिए, आपसे पुनः बात होगी। धन्यवाद। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो प्रदीप जी, काफ़ी गंभीर विषय पे आपने वार्ता कराई और मेरे ख्याल से बहुत उपयोगी संजीव जी से बातचीत रही। और हमारे श्रोताओं को एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा कि मेडिकल के मामले में कभी भी जो है चांस न लें और कभी भी कोई असुविधा हो तो तुरंत डॉक्टर को देखें, ताकि सही समय पर सहायता मिलना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रदीप जी, जब कोविड की ही बात हो रही है तो कुछ एक दो हमारे पास उससे संबंधित संदेश भी हैं। सबसे लता मंगेशकर जी, वो कोविड से ग्रसित थी और काफ़ी समय से हॉस्पिटल में हैं और पिछले दिनों स्थिति उनकी धीरे धीरे सही हो रही है, लेकिन कल कुछ संदेश आए कि उनकी स्थिति फिर से क्रिटिकल हो गई है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में, अभी 4-5 घंटे पहले आशा भोसले ने उनको विज़िट किया है और उन्होंने अपडेट किया है कि स्थिति उनकी अब थोड़ी सी बेहतर है। तो हम आशा करते हैं बिल्कुल फुल्ली अच्छे से रिकवर होकर हमारे साथ आ जाएं। और हमारी इन्होंने संगीत में तो लता मंगेशकर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, तो उनके स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। उसके अलावा एक दो शोक संदेश थे प्रदीप जी। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ही एक एक्टर हुआ करते थे, रमेश देव। इनकी पत्नी सीमा देव भी अभिनेत्री हुआ करती थी, दोनों पति पत्नी। और अगर यदि आपने आनंद पिक्चर देखी है तो उसमें उन्होंने डॉक्टर थे और उनकी पत्नी थी, उनका रोल भूल नहीं सकते। तो रमेश देव जी, इनका 93 वर्ष की आयु में अभी इनका देहांत हो गया पिछले हफ्ते। और उसके अलावा एक और ये हमारे दर्पण के श्रोताओं के लिए विशेष होगा कि एक हमारे ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे महेंद्र शर्मा जी, उनकी भी अभी पिछले दिनों डेथ हो गई।
तो अभी मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था, वो भारत में थे, लेकिन हमारा रेडियो प्रदीप जी वो रेगुलरली सुना करते थे और हमेशा मुझे फ़ोन करके फीडबैक दिया करते थे कि आपका कार्यक्रम हमने सुना, इसमें वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत एक्टिव थे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अच्छा डिस्कशन किया करते थे। तो उनके जाने का हमारे सबको बहुत शौक़ है और उनके परिवार को हम लोग चाहते हैं कि उनके बहुत ही एक्टिव थे और बहुत ही सहायता करते थे। चूँकि मैं उनसे मिला हूँ, भारत जब भी जाता था मैं उनसे मिलता था। उनके बेटे से मेरी कल बात हुई, तो उनके 2 बच्चे हैं, बेटा उनका यूरोप में है, बेटी भारत में ही है और वो अकेले रहते थे। उनकी पत्नी की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है और अकेले रहने का प्रदीप जी एक त्रासदी है, थोड़ा दुखद है कि उनके किस समय उनकी डेथ हुई वो पता नहीं चला, क्योंकि सब पड़ोसियों को बताया, जब उसे फ़ोन नहीं उठाया तो देखा तो फिर वो घर का दरवाज़ा तोड़ा, तो यह थोड़ा दुखद था। लेकिन यह है तो इसीलिए बुज़ुर्ग लोगों को हमेशा लोगों से कनेक्टेड रहना चाहिए, रोज़ रोज़ बात होती रहनी चाहिए। अगर ना हो तो एज्यूम करने की बजाय हमको अलार्म रेस करना चाहिए कि भाई कैसी स्थिति है। मेरे ख्याल से ये एजेड लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। एक्चुअली ज़िंदगी के ये ऐसे पड़ाव हैं जिसके थ्रू सबको जाना है। तो ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं देश विदेश में, और साथ अक्सर नहीं रह पाते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो अपना पुराना सिस्टम हुआ करता था, अपना जॉइंट फैमिली का, वो सबसे अच्छा था। हालांकि आपस में थोड़े बहुत झगड़े हुआ करते थे परिवार में, लेकिन ये है कि उसमें ये है कि जैसे दादी बाबा हुए, जब तक छोटे बच्चे नाती पोते थे, वो जब तक टीनेजर हुए तब तक उनका चलने का टाइम हो जाया करता था। तो इतना एक सुंदर तरीका था। लेकिन अब ये है कि समाज में परिवर्तन है, तो इसमें भी थोड़ा न्यूक्लियस फैमिली की ये जो है एक डाउन साइड है। अकेला रहना पड़ता है। पहले बच्चे बड़ा परिवार होता था तब भी अकेले नहीं हो गए, अब छोटे परिवार लेकिन साथ में नहीं रह सकते, इतने बड़े घर में अकेले रह जाते हैं, तो ये समस्या है। राजेश जी और ऋतु जी, आप लोगों से सवाल है, क्योंकि आप लोग मेडिकल फील्ड के हैं, तो जैसे यहाँ पे एज्ड केयर वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी शायद आपका संबंध रहता होगा, तो उनको आप किस प्रकार से देखते हैं इस बारे में? क्योंकि यहाँ पे भी न्यूक्लियस फैमिली वाली ही बात है, क्योंकि बच्चे सबके एक समय के बाद चले जाने हैं और आपका घर कितना भी बड़ा हो, फिर वो अकेले वो पति पत्नी के लिए, और एक समय के बाद पति पत्नी में से भी एक को जाना है एक के लिए, तो अंतिम पड़ाव जो है वो कई बार एज केयर ही होता है। तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है भारत में और यहाँ पे अगर कुछ तुलनात्मक रूप से देखें तो कैसा लगता है आपको? देखिए, भारत में अगर एज केयर की बात की जाए तो सोशली मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा अभी उसको सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है माता पिता को अपने साथ रखने का है, तो वहाँ पे अगर कोई वृद्धाश्रम में अपने बाप को रखे तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एज केयर में जो बुज़ुर्ग लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अकेले रहने से अच्छा है कि वो एज केयर में रहें, ताकि वहाँ उनकी केयर अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर बच्चे बिजी हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो इससे अच्छा पैसा दे के अपनी केयर कराए, कम से कम उनका बुढ़ापा ठीक गुजरे। मुझे लगता है कि कोई बुरा सिस्टम नहीं है एज केयर में रहना। मिल जाती है अपने उम्र के लोगों की, अपने तरीके के लोगों के साथ बात करना उन्हें अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर तो सीनियर सिटीजन का अपना भारतीय लोगों का भी ग्रुप है, और हमारे क्या नाम है इनका, 2 हफ्ते पहले आपके प्रोग्राम पे कोई आशा फाउंडेशन वाले, वो भी शायद एज केयर को सपोर्ट करते हैं। काफ़ी एक्चुअली काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसा है कि शायद हम लोगों का बुढ़ापा इतना अकेले में नहीं बीतेगा। और दुख तब होता है, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि किसी की मृत्यु कहीं पर अपने यूनिट में हो गई और 2 महीने बाद उसका पता लगा, तो मतलब बॉडी डीके हो जाती है, फिर पता, वो बहुत दुखद होता है। बिल्कुल, इसीलिए मेरे ख्याल इसमें एक सामाजिक मुद्दा भी है और एज केयर का, और मतलब हाँ एक प्रोफेशनल केयर है उसका भी है। उपाध्याय जी, इससे पहले कि आगे चलें, हम अपना एक और स्पॉन्सरशिप मैसेज सुन लेते हैं। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स। That's their motto.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। विशमेड इज प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दर्पण रेडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्राउड स्पॉन्सर हैं दर्पण रेडियो के। तो हमें ये बताइए राजेश जी कि आप ने देखिए इंजीनियरिंग किया जी, और मैंने मास्टर्स फिजिक्स में किया। मास्टर फिजिक्स में किया। तो ये बताइए, आपने इतनी काफ़ी बड़ी हो गई, अब तो कंपनी 30 आपके एम्प्लॉयज़ हैं, और तो आपने कुछ मैनेजमेंट कोर्स भी किया। देखिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फाइनेंस का है, और देखना है लोग जब 30 बड़ा ग्रुप हो जाता है संभालना भी मुश्किल होता है, उनकी आपस में तकरार चलती रहती है। तो आपने क्या है आपकी बैकग्राउंड इस बारे में? जी, मैं जैसे इंजीनियरिंग की है मैंने, और इंजीनियरिंग गिव्स यू कॉन्फिडेंस फॉर श्योर। उसमें एक मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है एक सेमेस्टर में, बिल्कुल, शायद वो कहीं पे हेल्प करता है। लेकिन देखिए जब आप कंपनी शुरू करते हैं उस टाइम पे कोई ग्रुप नहीं होता, और सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। फाइनेंस भी आप ही हैं, ऑपरेशंस भी आप ही हैं, डिलीवरी बॉय भी आप ही हैं, और सेल्समैन भी आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको एक शुरुआत देता है, और यही आप उसमें जितना टाइम व्यतीत करके सीख लेते हैं, जब आप अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, वही एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग 10 लोगों पे पहुंचे तो हमारे को लगा हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है। एम्प्लॉइज़ के बाद अकाउंटेंट आके अकाउंटिंग का काम, जब हम लोग 15 पे पहुंचे हमें लगा नहीं अकाउंटेंट से केवल काम नहीं चलेगा, हमें फाइनेंशियल कंट्रोलर की भी ज़रूरत है। अभी जब हम लोग 20 लोगों पे पहुंचे तो हमें लगा नहीं अभी हमें नेशनल सेल्स मैनेजर भी चाहिए, क्योंकि मैं अकेले हर चीज़ अपने दिमाग में नहीं रख सकता। तो आपको धीरे धीरे जैसे जिस एरिया में आपको ज़रूरत पड़ती है, कमी पड़ती है, आप वहाँ के प्रोफेशनल लोगों को आप हायर करते हैं और उनसे उस कमियों को पूरा करते हैं। आपका मतलब है कि आप में नेचुरल टैलेंट है। ठीक है, इंजीनियरिंग में तो आपने एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, बड़ा अच्छी तरह से पास भी किया होगा, मार्क्स अच्छे आए होंगे तभी आप पास कर पाए इंजीनियरिंग। लेकिन आप में एक नेचुरल गिफ्ट भी है आप दोनों में कि आपने अच्छी तरह से लोगों को संभाल कर रखा हुआ है, आपका कार बढ़ रहा है। हमारी दुआएं हैं कि और आगे अच्छी तरह से बढ़ता रहे और इसी तरह से चलता रहे। उपाध्याय जी? हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, मेडिकल की काफ़ी बातें हो गई, संजीव राजा जी से बात हुई, उसके बाद फिर और भी उसी विषय पर आगे हम लोग बात करते रहे। तो चलिए थीम से ना भटकते हुए आगे बढ़ाते हैं उसको। एक मिनट, इससे पहले कि हम थीम पर जाएं फिर से संजीव राजा जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक स्पॉन्सरशिप मैसेज और सुन लेते हैं। कोविड-19 टीकाकरण बूस्टर अब 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। एक बूस्टर खुराक बहुत बीमार होने या कोविड-19 से मरने से आपकी सुरक्षा करती हैं। बूस्टर आपके जीपी, फार्मासिस्ट या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के माध्यम से उपलब्ध हैं। अपने आप को, अपनों को और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद करें। australia.gov.au पर अपना बूस्टर बुक करें। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अधिकृत। यह था हमारे स्पॉन्सर्स इंडिया सपोर्ट सेंटर का संदेश। तो उपाध्याय जी? बिल्कुल, कोविड के बाद अब वहीदा रहमान जी की बात शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने अपने दौर के सारे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है और देवानंद के साथ उनकी जोड़ी हिट मानी जाती थी। देवानंद अपने दौर के नंबर 1 हीरो हुआ करते थे। बाद में उन्होंने मनोज कुमार, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन आदि सबके साथ काम किया। संजीव कुमार के साथ उन्होंने फिल्म त्रिशूल और मन मंदिर में काम किया था। वहीदा जी काफ़ी प्रोफेशनल भी थीं और सेट पर अपने समय से पहुंच जाती थीं और कलाकारों का सेट पर लेट आना उनको पसंद नहीं था। तो इसी संदर्भ में संजीव कुमार से जुड़ी एक मज़ेदार घटना अनु कपूर ने अपने कार्यक्रम में साझा की थी। तो चलिए श्रोताओं को उस घटना के बारे में बताते हैं और उसके बाद उसी जोड़ी का एक रोमांटिक गाना सुनते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में वहीदा रहमान अपने सौम्य शांत व्यवहार के लिए, स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। बस एक राज खोसला का अगर किस्सा छोड़ दूं मैं, शुरुआत के दिनों का, सीआईडी के टाइम का,
तो उनके साथ काम करते हुए कभी भी किसी भी फिल्मकार और निर्देशक को या उनके कलीग्स को कभी कोई शिकायत नहीं, और ना ही वहीदा रहमान ने किसी की शिकायत की। कई बार ऐसा हुआ कि शॉट के लिए तैयार हो जाती और एक्टर्स लेट आते, मगर दोस्तों जब भी गाहे बगाहे उन्हें गुस्सा आ जाता था या वो किसी की इनडिसिप्लिन या लैक ऑफ पंक्चुअलिटी से परेशान हो जाती थी, तो उसको सबक सिखाना भी वो अच्छे से जानती थी, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो। उनके इस गुस्से का सामना एक बार संजीव कुमार को करना पड़ा। संजीव कुमार हरि भाई सेट पर देरी से आया करते थे, जिसकी वजह से सभी बड़े परेशान होते थे। टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तब आजिज होकर फिल्म के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने वहीदा जी को रिक्वेस्ट की, वहीदा जी प्लीज कुछ कीजिए, आप ही कुछ सबक सिखाइए। गुस्से से भरी बैठी वहीदा जी ने पूछा क्या करना चाहिए बताओ। तब उसने उन्हें कहा जैसे ही संजीव जी आए आप सेट से गुस्सा होकर चली जाएं। वहीदा जी गुस्से में तो थी, मगर उन्हें लगता था कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ऐसा सोचकर उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बात करने का फैसला लिया कि यार जरा उनसे भी बात कर लूं मैं। दोनों से बात करने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी मंजूरी दे दी और ये फैसला लिया गया, जॉइंट डिसीजन कहते हैं ना, कि रोज रोज के नुकसान से अच्छा है कि एक ही दिन जितना नुकसान होना है वो हो जाए, कम से कम आगे के लिए तो ठीक हो जाए। अब इंतजार हो रहा था। वहीदा जी ने अपना सामान स्टाफ से कहकर ऑलरेडी अपनी गाड़ी में रख दिया और इंतजार करने लगे संजीव कुमार का। जैसे ही संजीव कुमार जी ने एंट्री ली, तब सब ने वहीदा रहमान को कार में बैठकर बाहर जाने का इशारा कर दिया। वहीदा जी झट से कार में बैठ गई और ड्राइवर से घर चलने को कहा। संजीव कुमार जी की कार अंदर आ रही थी, वहीदा रहमान की कार बाहर जा रही। दोनों ने रास्ते में जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो संजीव कुमार ने उन्हें जाते देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया। हाथ हिलाकर बाय भी की। अंदर पहुंचने पर पता चला कि वहीदा रहमान उनकी लेट लतीफी से तंग होकर गुस्से में वापस चली गई सेट छोड़कर। थोड़ी देर बाद जब वहीदा जी के पास फोन आया कि अब आप वापस आ जाइए, हरि भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वायदा किया है दूसरों के टाइम का और पैसों का प्रोड्यूसर के ख्याल रखेंगे। दोस्तों उस दिन तो वहीदा जी वापस नहीं आई, लेकिन ऐसा सुना है कि सारी घटना का डिजायर्ड इफेक्ट ही हुआ, पॉजिटिव असर हुआ और संजीव कुमार जी समय पर पहुंचने लगे सेट पर। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर मेरे सैया तेरे जैसा कोई होगा कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। अरे जादूगर तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। अब दुनिया से बेगाना मेरा दिल है। तू ही तू है दिल मुझे धर यहाँ वहाँ इधर उधर। जादूगर तेरे नैना
ले जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहां। जादूगर मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ संदेश आए हैं, आपको पढ़कर बता दें। यतीन जी और राजेश जी को भजन बहुत अच्छा लगा और यतीन जी का कहना है कि पुनर्जन्म की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है। शैलजा जी लिखते हैं, राजेश जी और रितु जी की सफल यात्रा प्रेरणात्मक है, बधाई। संजीव जी कहते हैं कि मेलोडियस गाने सुन रहे हैं, सुपरहिट सॉन्ग, बहुत अच्छा रिसेप्शन है। धन्यवाद संजीव जी और आप सभी को। शैलजा जी कहती हैं, वहीदा जी की कहानी भी यही पुष्टि करती है कि एक द्वार बंद होता है तो दूसरा द्वार खुल जाता है। नीरज जी की सुंदर कविता के लिए धन्यवाद। और यतीन जी कहती हैं, वहीदा जी के गाने, अरे वाह, आज तो मनोरंजन ही मनोरंजन है। नीरज जी इटावा से थे, यतीन्द्र जी भी इटावा से हैं। वेरी नाइस सॉन्ग, राजेश जी कहते हैं, इतने सुंदर मीठे गीत सुनकर मज़ा आ गया। मधु खन्ना जी बोलती हैं और पूनम ग्रोवर जी को हिस्ट्री की बात अच्छी लगी और यतीन्द्र जी को भी विक्रम संवत की जानकारी अच्छी लगी। ऋचा जी कहती हैं, ग्रेट इंटरव्यू राजेश और ऋतु जी, ग्रेट एडवाइस। ज्ञानवर्धक वार्ता की बात करती हैं ऋचा जी। शैलजा जी फिर से बोलती हैं, बहुत लोकप्रिय गीत है सीआईडी का। संजीव जी की चेतावनी उपयोगी रही, संजीव जो कोविड वाली थी। और वेरी गुड प्रोग्राम, नाइस मिक्स ऑफ सब्जेक्ट। शर्मिला जी बोलती हैं, स्टिल हियरिंग द रेडियो इन कियामा। सुधा शर्मा जी, अच्छा सुधा शर्मा जी पहुंच गई हैं कियामा संजीव जी को लेकर। आज प्रदीप जी हमारा कार्यक्रम बहुत दूर दूर सुना जा रहा है, तो चलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों के संदेश पढ़कर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और अभी कार्यक्रम बाकी है, आप लोगों की प्रतिक्रिया का हमें और इंतज़ार रहेगा, लिखते रहिए। कोई भी रोचक जानकारी वहीदा रहमान के बारे में शेयर करना हो तो वहाँ लिखिएगा, कोई अच्छा प्रसंग हो तो बताइए, और यदि आपके बारे में कुछ ऑन एयर बताना चाहते हैं तो अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। समय रहा तो हम आपको टेलीफोन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, उपाध्याय जी, मेरे ख्याल से फाइनेंस की बात कर ली जाए, लोग बहुत इंतजार कर रहे होंगे। या अभी नहीं, मेरे ख्याल से एक गाने, एक सुंदर सा गाना सुना देंगे। नहीं, उसके पहले हम बात कर लेते हैं राजेश जी से। तब तक रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ। हाँ, राजेश जी, आप ने ये इतनी बड़ी कंपनी पैदा कर ली और उसको सक्सेसफुली चला रहे हैं, आपको हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे? कंपनी प्रॉफिट के लिए बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए है। बहुत बढ़िया। और ये हम लोगों का मोटिव ही यही है। अभी कोविड पीक के दौरान जब क्रिसमस पे सब लोग छुट्टियां मना रहे थे, हम लोग, मैं, ऋतु और मेरी बेटी शिका हर रोज ऑफिस जाके कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा कोविड किट सप्लाई कर पाएं, क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे कोविड किट अवेलेबल नहीं थी। और मैं जानता हूं कि हम लोगों ने उन दिनों भी 12-12 घंटे काम किया है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो और कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक चीज़, मैं वैक्सीनेशन के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। अभी संजीव जी की बात हो रही थी, अगर उन्होंने वो 2
शॉट नहीं लिए होते, इट कुड बी वर्स्ट। यस यस। तो आप वैक्सीनेशन आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है, उसको ज़रूर लीजिए, सीरियसली लीजिए, और बूस्टर भी आप लीजिए। और बूस्टर ये आपके भी ज़िंदगी में शुमार होने वाला है कि आपको बूस्टर लेते ही रहना है। किसी ने बहुत अच्छा जोक भी डाला था, अब वेरिएंट्स नए आएंगे, बूस्टर के भी नंबर आएंगे, बिल्कुल, और उसी के साथ आपको ज़िंदगी जीनी है। अगर आपको सेफ, आने वाले 10 सालों में शायद ये भी एक फ्लू बन के रह जाए, लेकिन तब तक हमारे को सावधान रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। रैपिड एंटीजन किट के बारे में मैं और तो आपको लोगों को बताना चाहूँगा। रैपिड एंटीजन किट बहुत लोगों को पता नहीं होता ये क्या चीज़ है। You may laugh. It's like a pregnancy kit only, but only thing is sample is taken from the nose. Okay, yes. Nose has a bit of like thick material. अच्छा, हाँ. So when you are, so normally you use a swab. आप swab use करते हैं. Swab आप अपने नाक में 5 से 6 बार दाईं तरफ, 5 से 6 बार बाईं तरफ घुमाएं, और उसके बाद जो स्वैब है वो आपके नाक के जो है सैंपल कलेक्ट करती है। उसके बाद हर किट के अंदर एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, आप उसमें उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए आप ट्यूब को दबा भी सकते हैं या ऊपर नीचे करके मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद जो आपका जो सैंपल में जो भी वायरस है वो आपके लिक्विड में आ जाता है। अच्छा। उस लिक्विड को आप डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट किट्स के अंदर कोई वो पिपेट्स देते हैं, कहीं में उसी में ड्रॉपर होता है। अच्छा। उस ड्रॉपर को आप उसके बाद लाइक सिंपल प्रेगनेंसी किट वाला सिस्टम है, वो ड्रॉप आप उसमें किट में डाला, उसमें कंट्रोल होता है, वो जो लास्ट में होता है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। अच्छा। और उसके पहले आपका जो है वो आपका टेस्टिंग रिजल्ट है। अच्छा अच्छा। तो आपका जो है कंट्रोल तक जाने का मतलब है वो रेड हो गया, इसका आपका सैंपल तो पूरा चला गया। उसके बाद अगर आपका दूसरा बार रेड हो जाता है, इसका मतलब टी पार्ट, टेस्ट पार्ट, वो अगर आपका बार आ जाता है तो इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं और आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा। अगर सिर्फ टी पर आ रहा है और सी पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने अपना सैंपल ठीक से नहीं लिया है, क्योंकि वो कंट्रोल तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा। तो उसको भी करने का आपको प्रोसेस प्रॉपर करना चाहिए, तभी ये। और ये भी कोविड टेस्ट भी ये इतना 100% श्योरिटी नहीं है कि आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं और आपको सिम्टम्स हैं और उसमें आप नेगेटिव आ रहे हैं, तो आई थिंक अगर आपको सिम्टम्स हैं तो यू शुड गो फॉर पीसीआर। अच्छा, ये बताइए, अगर कोविड नहीं है, नेगेटिव आता है, तो वो टी तक नहीं जाएगा क्या? नहीं, कोविड तो आपका अगर आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव है तो टी जो है आपका कोई लाइन नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। अगर वो आपका सैंपल पूरा पेपर पे जाना जरूरी है। अच्छा। तो यानी कि आपका जो सी है, कंट्रोल है, वो रेड होना जरूरी है। अच्छा। उसके बाद टी अगर आ रहा है तो आप पॉजिटिव हैं, नहीं आ रहा तो आप नेगेटिव हैं। अच्छा। लेकिन उसमें जो, क्योंकि अभी सेल्फ टेस्ट किट बना दी गई है, उसमें एक लोग खुद कर रहे हैं और आधे लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। नाक के आपको कम से कम 3 सेंटीमीटर के अंदर जाके सैंपल लेना होता है। हवा में आपके वायरस नहीं है। बहुत लोग नाक के ऊपर ही घुमा के उसको कहते हैं मैं तो नेगेटिव हूँ। जी, सैंपल लेने का भी एक तरीका है जो सबको सिंसियरली वो भी लेना चाहिए। तो पहले जो गवर्नमेंट ने इतना टाइम सेल्फ टेस्ट को लाने में लगाया, केवल इसीलिए लगाया कि लोग बाग उसका गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। इसीलिए पहले केवल प्रोफेशनल किट्स अवेलेबल थी, डॉक्टर को मालूम है कितना अंदर लाके कहाँ से सैंपल लेना है। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, आप कीजिए उसको। अगर पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, अगर आपको सिम्टम है और नेगेटिव है, उसके बाद आपको पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स हैं तो कुछ तो है। चलिए, बड़ी अच्छी जानकारी आपने बताई राजेश जी। रितु जी, तो उपाध्याय जी, अब फाइनेंस का कर लिया जाए मेरे ख्याल से, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा हमारा। नहीं, एक गाना कर लेते हैं, उसके बाद मैं फाइनेंस की रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ उस दौरान। चलिए। तो जैसा कि हम अभी तक सुनाए सभी प्रसंगों से जान चुके हैं कि वहीदा रहमान एक आत्मविश्वास से भरी हुई अभिनेत्री थी, जो कि अपनी ही टर्म्स पर काम किया करती थी। अपने टैलेंट पर उन्हें पूरा भरोसा था और इसी के चलते उन्होंने कई बार चैलेंजिंग रोल लिए जिन्हें अन्य अभिनेत्रियाँ लेने में हिचका करती थी। जी हाँ, मैं फिल्म गाइड की ही बात कर रहा हूँ। यह 1965 में बनी थी और उस फिल्म में उस समय के दौर में एक लिव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया था और उन्होंने इस चुनौती भरे रोल को किया। गाइड की रोजी पौरुषहीन पति की वर्जनाओं को तोड़कर राजू गाइड के संग इठलाती है और उसकी यह उन्मुक्तता को दर्शक प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारते हैं। अभिनय से पूर्व यह माना जा रहा था
कि वहीदा के लिए यह भूमिका आत्मघाती सिद्ध होगी, पर वहीदा हर जोखिम के साथ निखरती चली गई। इस फिल्म का एक सुपरहिट गाना सुनते हैं। इस गाने को इस पिक्चर का सिग्नेचर सॉन्ग कहा जाता है। इस गाने की एक और विशेषता है जो कि संगीत प्रेमी श्रोता पसंद करेंगे। सामान्यतः कोई भी गाना मुखड़े से शुरू होता है और फिर अंतरा बजता है। मुखड़े और अंतरे में फ़र्क होता है कि मुखड़ा एक ही होता है और अंतरे से पहले और उसके बाद उसको रिपीट किया जाता है। तो परंपरागत गाना मुखड़े से शुरू होगा, फिर अंतरा आएगा, फिर मुखड़ा और दूसरा अंतरा बजेगा जो कि पहले अंतरे से अलग होगा। लेकिन यह गाना शुरू होता है अंतरे से और मुखड़ा बाद में बजाया जाता है। यह एस.डी. बर्मन का एक प्रयोग था जो देवानंद को पसंद नहीं था। उन्होंने कहा था कि लीक से हटकर यह गाना खराब हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने शर्त भी लगाई थी। लेकिन गीतकार शैलेंद्र और संगीत सचिन दा को भरोसा था कि फिल्मांकन की स्थिति को देखते हुए यह गीत लोगों को पसंद आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। यह गाना सुपरहिट साबित हुआ और देवानंद शर्त हार गए। तो श्रोताओं को अधिक प्रतीक्षा न कराते हुए प्रदीप जी इस सुंदर से गाने को सुनवाया जाए। कुछ बोलोगे भी? कैसे गाइड हो? मेरी समझ में नहीं आया। कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर। जानते हो क्यों? क्यों? मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों हमारे पास और मैसेज आए हैं। नरेंद्र मेहता जी कहते हैं कि संजीव जी द्वारा जो लोगों को सीख दी गई है बड़ी अच्छी है, और मिथिलेश जी बोलती हैं कि एंजॉयिंग टुडेज प्रोग्राम, थैंक यू दर्पण टीम। तो इसी तरह से मैसेज भेजते रहिए आप लोग, हमें अच्छा लगता है जब आप मैसेज भेजते हैं। तो उपाध्याय जी, पैसे की बात चलिए, अब समय हो गया है रेगुलर सेगमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो वर्ष 2021 समाप्त हो गया है, अतः समय है पूरे वर्ष की समीक्षा की जाए और बाजारों की तुलनात्मक रिपोर्टिंग की जाए। वर्ष 2021 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों ही इक्विटी मार्केट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नीचे से शुरू करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने करीबन 14% की ग्रोथ दी है, उसके बाद भारत जहाँ 24% हुई है, और अमेरिका ने फिर इस बार बाजी मारी 27% ग्रोथ के साथ।
ऑस्ट्रेलियन मार्केट सबसे नीचे रहा, यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अगर टोटलिटी में देखें तो 14% की ग्रोथ अपने आप में एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कहलाएगी। उपाध्याय जी, ये 14% आप एक साल में बता रहे हैं? जी हाँ। अभी जो 10-15% डाउन हुआ है उसे आपने काउंट किया कि नहीं? नहीं, ये 31 दिसंबर का कट ऑफ, पूरे इसकी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की परफॉर्मेंस। अब मैं इसकी भी बात करता हूँ मैं। तो कुल मिला के 2 अच्छे साल हमारे तीनों मार्केट्स को मिले हैं और कोविड-19 की भारी गिरावट के बाद 2 साल की लगातार अच्छी रिकवरी है। इन 2 सालों को देखकर 2022 कैसा होगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनवरी के आते ही करेक्शन का दौर शुरू हो गया है और तीनों ही मार्केट्स ने करीबन 10% की गिरावट दर्ज की है। हालांकि उसके बाद रिकवरी का दौर भी शुरू हो गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज की तारीख में 1 जनवरी को 2022 को बेंचमार्क माने तो सबसे नीचे अमेरिकन मार्केट है जो कि 6% गिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन करीबन 4% डाउन है और भारत का निफ्टी लगभग ब्रेक इवन पर है। कमोडिटीज़ की बात करें तो सोना, जो कि पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ खास नहीं रही। इस साल इसकी कीमत में 4% की गिरावट आई। सोने की कीमत में गिरावट पर मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो लोग सोने से हटकर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो जाहिर है सोने की मांग कम हो जाती है। पेट्रोलियम ऑयल ने ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 2021 में करीबन 61% की बढ़त दिखाई है और यह दर्शाता है कि इंडस्ट्रीज़ का कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और कोरोना के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर है। मगर इतनी ऊंची कीमतें आम आदमी के लिए भी प्रदीप जी अच्छी नहीं है। हम सभी को आजकल बहुत महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, जो कि हम सबको अखरता है। लेकिन ऐसा है कि हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है तो वो बचता है, तो उसको काउंट कर लेना चाहिए। और हम श्रोताओं को बता दें कि हम ये जो फाइनेंस रिपोर्ट देते हैं ये हम आपस में जनरल बात करते हैं। अगर आपको निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लें। हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है रॉक बॉटम पर है और अब बढ़ने की तैयारी में है। अमेरिका में शुरुआत हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में भी इनका बढ़ना कोई बहुत दूर नहीं होगा। तो होम लोन वालों पर अब थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो महंगे घर हैं और EMI जो है थोड़ी बढ़ेगी, तो महंगा पेट्रोल, महंगा होम लोन, तो आने वाला समय जो है भले ही कोविड से फ्री हो जाए लेकिन हाँ फाइनेंशियली थोड़ा दबाव वाला रहेगा, तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो प्रदीप जी, ये तो हुआ हम लोग तीनों कंट्रीज़ का। पिछले हफ्ते भारत में भी बजट प्रस्तुत किया गया। यदि आपकी अनुमति हो तो एक बहुत ब्रीफ रिपोर्टिंग बिल्कुल। तो इंडिया का बजट इस लिहाज से बहुत बढ़िया है कि इसमें एक पक्ष ऐसा नहीं जो दूसरों पर हावी हो जाए। जिसने पूछा उसने यही कहा है कि इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई खासियत नहीं है, नो हेडलाइंस। इस बजट से ऐसे उन लोगों को निराशा हाथ लगी है जो कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद में थे। उनमें से एक बड़ा वर्ग तो इनकम टैक्स भरने वालों का है। उनको उम्मीद थी कि सरकार की कमाई अब पटरी पर आ रही है तो उन्हें भी कुछ ऐसा देगी जिससे अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने में उनको मदद मिल सके। जाहिर है वो लोग निराश हैं। वैसे डायरेक्ट टैक्स के मामले में ज़्यादातर लोगों को पता था कि कुछ खास मिलने वाला नहीं है और हुआ भी ऐसा ही। छोटे करदाताओं के लिए राहत की बात यही रही कि कोई नया बोझ नहीं पड़ा। शेयर बाजार इस बात से खुश है कि सरकार ने बड़ी योजनाओं पर काफ़ी कुछ खर्च करने की योजना बना ली है और अगले 25 साल का खाका। प्रदीप जी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और भारत में इसकी बहुत कमी थी। अब सड़कें वगैरह इतनी अच्छी बन रही हैं। पहले प्रदीप जी कलकत्ता से लेके पंजाब ट्रक पहुंचने में हफ्ते भर से ऊपर लगा करता था, अब 2 दिन में पहुंच जाते हैं। इतना तेज इतना एक्सप्रेस हो गया। बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और एक बात बताइए कि मैंने कहीं पर पढ़ा कि मोदी जी के इस बजट से पता लगता है कि यूपी में कौन जीतने वाला है। आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए इसमें यही कहूँगा कि सरकार ने हिम्मत तो दिखाई है कि चुनाव सामने होने के बावजूद उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जिससे चुनावी ऐलान कहा जा सके, क्योंकि सारा विपक्ष जो है किसी ने ये नहीं कहा कि लोक लुभावन बजट है। हालांकि कोई भी सरकार टेम्प्टेड होती कि हमको यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, इसको कोई गंवाना नहीं चाहता। तो ये उनकी जो है वो कटिबद्धता को दर्शाता है कि प्रतिबद्ध हैं वो अपने एक अच्छे बजट के लिए। तो कुल मिलाकर कहूँगा कि ठीक ठाक बजट है। ऐसी स्थिति में जो जिया जा सकता था वो दिया है, इससे बेहतर शायद नहीं हो सकता। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो हम इस लगे हाथों हम यही पूछ लेते हैं कि विस्मय जो कंपनी है राजेश जी और ऋतु जी की, ये अपना शेयर कब फ्लोट कर रहे हैं जिससे कि हम इनके शेयर खरीद सकें?
मैं जो अभी आपने बताया मोदी जी ने आगे 25 साल तक का प्लान किया, मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। मैं भी अपनी कंपनी को लेके अगले 10 साल का प्लान करके रखता हूँ, और कोई भी किसी को भी बिजनेस करना है तो आज का नहीं, अगले 10 साल का सोच के चलना चाहिए। यस, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। मेरा अभी 2024 में इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलने का प्लान है, और जो हमारा प्लान है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन का है। मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरर से लेके डायरेक्ट रिटेल तक की बात कर रहे हैं, और अगर वो हमारा प्रयोग सफल होता है तो 2027 या 28 तक हम लोग शेयर मार्केट में भी उतर जाएंगे। और आवर प्लान इज टू मेक इट्स अ ग्लोबल कंपनी, और हमारा अपना ब्रांड नेम है डायग्रू। उस डायग्रू को हम इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, और 2030 से लेके 2032 तक हमारा प्लान $1 बिलियन की कंपनी बनाने का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनकर बड़ी खुशी हुई। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और आप तो हमें करते ही रहेंगे। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी चीज है। जब आप फाइनेंस को लेके बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस में कैश फ्लो, आपके पास पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है, और आप उसको इधर उधर खर्च कर देते हैं। कैश हाथ में रखना बहुत जरूरी है। वो अनावश्यक खर्चे जो आपके सिर पे आते हैं, हम लोगों ने 2 साल बहुत टफ टाइम सीखा उससे। 2018 2017 आपने जो है सारे खर्चे कर दिए, फिर आपको इनकम टैक्स देना है, और आपके पास उसके पैसे ही नहीं है। तो आप जब भी प्लानिंग कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखें कि एक मिनिमम कैश फ्लो आपके कंपनी में जरूर होना चाहिए। और जहाँ पर एक्चुअली जो हाई ट्रांजैक्शन एक्टिविटी होती हैं, तो कई बार राजेश जी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, लेकिन वो एक तरीके का ट्रस्ट मनी होता है। वो एक्चुअली पैसा आपका देख के बड़ी खुशी लगती है कि अरे इतने $1 मिलियन पड़े हैं हमारे अकाउंट में, लेकिन जब आप देखते हैं कि इतना या इसका 90% तो हमको अभी पे करना है अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों में, तो वो वह परिप्रेक्ष्य जो, इसीलिए आपने जो कहा, जो डेलीगेट करते हैं कि आपको फाइनेंशियल कंट्रोलर चाहिए, क्योंकि वो उस विषय के माहिर हैं। और जब सारी चीज़ें हम लोग खुद करना शुरू करते हैं तो कई बार चीज़ों पर टाइमली अटेंशन पे नहीं पड़ते हैं, और जब तक बात समझ में आती है तब तक देर होती है, और उससे हैवी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, जो कि अदरवाइज आपको हायर करने के बाद पे करनी पड़ती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़े, डेलीगेशन जो है वो होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाँ, राजेश जी और ऋतु जी जो है ये काम कर रहे हैं। तो प्रदीप जी, एक ही गाने का समय है ना शायद हमारे पास अब? ज्यादा एक ही गाना है, ज्यादा से ज्यादा एक ही गाना। तो चलिए इनके वहीदा जी के पुरस्कारों की भी बात कर दें। अच्छा, ये अगला ट्रैक आपको स्किप करना होगा, उसके बाद वाला बजाना होगा। 170 बजाएंगे, ठीक है? 170। हाँ, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ। तो वहीदा रहमान ने अभिनय एवं नृत्य कौशल के चलते हुए पुरस्कार भी पाए। गाय तीसरी कसम, नील कमल, रेशमा और शेरा के लिए उनको श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके अलावा 1971 में पद्मश्री तथा 2011 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला। तो कुल मिलाकर अभिनेत्री वहीदा रहमान के जीवन को देखें, एक सफल कलाकार होने के साथ उन्होंने अपने आप को एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में भी स्थापित किया। सन 1974 में 36 साल की उम्र में उन्होंने विवाह किया। उनका विवाह एक एक्टर से ही हुआ जिनका नाम कमलजीत था। कमलजीत ने कोई बहुत अधिक फिल्में नहीं की। उनकी एक विशेष उनका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शगुन। उस पिक्चर में इन दोनों ने काम किया था। हालांकि शादी इन्होंने उस पिक्चर के 10 साल बाद की थी। उस पिक्चर की एक और ख़ास बात थी, उसमें संगीत खय्याम का था, और उन्होंने जो गाने गाए थे वह जगजीत कौर ने गाए थे, जो कि खय्याम की पत्नी थी, और उसमें एक्टिंग की थी वहीदा रहमान और कमलजीत ने। तो खय्याम और वहीदा रहमान दोनों ने ही अपने धर्म से बाहर विवाह किया था, और इन दोनों ने इस पिक्चर में एक साथ काम किया था। तो उस दृष्टिकोण से शगुन पिक्चर अपने आप में ख़ास पिक्चर हो जाती है, जिसमें 2 महान कलाकारों ने अपने पार्टनर्स के साथ काम किया। तो प्रदीप जी उसी पिक्चर की एक सुंदर सी गज़ल सुनवाते हैं, जो कि जगजीत कौर की आवाज़ में है। इस दिल की
been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। तो हमारे मेहमान, विशेष मेहमान आए हुए थे, इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। राजेश जी और ऋतु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहे। आप $1 बिलियन की स्थिति में जल्दी ही पहुँचें और अपने कंपनी को डाइवर्सिफाई करें और अच्छी तरह से उसे चलाते रहें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते रहें। बड़ी खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप जी, और धन्यवाद सभी श्रोताओं को जिन्होंने हमारा आज इंटरव्यू सुना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत, सबका टाइम निकालने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रदीप जी, कार्यक्रम समापन का समय हो गया है। आशा करते हैं हमारी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति श्रोताओं को पसंद आई होगी। चलते चलते श्रृंगार रस का एक मोहक गीत आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं। श्रोताओं का प्यार व प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह एक और मनोरंजक कार्यक्रम के साथ हमारी सहयोगी टीम आपसे भेंट करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। लाजवाब हो अजीज दोस्तों, इस गीत का कोई मिसाल नहीं है। खूबसूरती का अंदाज़े बयां, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। इस गीत से जुड़ा एक वाकया आपको बताना चाहूंगा। जब ये फिल्म बनी उन दिनों कलर फिल्म बनाने की टेक्निक आ चुकी थी और गुरुदत्त साहब भी चाहते थे कि इस फिल्म को कलर में बनाया जाए, मगर इक्विपमेंट्स फॉरेन से मंगाना पड़ता था। ऑर्डर भी दिया जा चुका था, आने में देर हो रही थी और इधर डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि फिल्म जल्दी बने। तो मजबूरन गुरुदत्त ने फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया, सेंसर से पास भी करवा लिया। लेकिन फिर उन्हें न जाने क्या सूझा, इस गीत को फिर से शूट करने की ठान ली, वो भी कलर में। तब तक इक्विपमेंट भी आ गए थे और तय किया गया कि फ्रेम टू फ्रेम, शॉट टू शॉट कॉपी करके वैसे ही दोबारा शूट किया जाएगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में जो शूट था वो बहुत बेहतरीन था। इसलिए निर्णय लिया गया कि इसमें कोई चेंज नहीं किया जाए। खैर, जैसा कि प्लान किया गया था, वहीदा रहमान को बुलाया गया, क्योंकि फिल्म की फोटोग्राफी कलर थी, जिसके लिए बड़े बड़े आर्क लाइट्स के द्वारा लाइट का डिजाइन किया गया। इस बड़े बड़े आर्क लाइट्स की वजह से वहीदा रहमान की आंखों पर असर पड़ने लगा। किसी तरह से आइस पैक रख रख कर शूटिंग पूरी की गई। गुरुदत्त जैसा चाहते थे वैसा ही रिजल्ट उन्हें मिला। गाना दोबारा सेंसर में भेजा गया, लेकिन सभी लोग तब भौचक्के रह गए जब उन्हें पता पड़ा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास करने से मना कर दिया। सेंसर बोर्ड ने इस गीत को बड़ा ही सेंसुअस, मादक बताया। उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि सब कुछ तो वही है, सिर्फ कलर के सिवा। पर सेंसर का कहना था कि वहीदा रहमान की आंखें लाल हो रही हैं। इस बात को उन्होंने सेंसुअल एंड सजेस्टिव करार दे दिया कि ये थोड़ा सा मादक है, उत्तेजक है, सेक्सी है। सेंसर बोर्ड के लोगों को समझाने की सारी कोशिशें फ्लॉप हो गईं और इधर डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म रिलीज करने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। तो जनाब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के साथ ही फिल्म रिलीज करनी पड़ी और हम दर्शक महरूम रह गए इस गीत को कलर में देखने के लिए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या
आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो,